गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे पॉलीमर में पॉलीमर का क्लासिफिकेशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पॉलीमर्स क्या होते हैं, इसकी सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, इनका हम नामकरण किस तरीके से करते हैं। तो ये सब अध्ययन किया था हमने पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम करेंगे पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, यानी कि उसका वर्गीकरण। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है वो हम कई तरीके से करते हैं, उनके कई आधार होते हैं। तो एक है इसमें स्रोत के आधार पर, दूसरा हम करते हैं संरचना के आधार पर, एक हम करते हैं संश्लेषण के आधार पर, चौथा हम किसके आधार पर करेंगे, श्रृंखला के आधार पर, और पांचवा करेंगे आणविक बलों के आधार पर उसका वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम इसका वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे, किसका अध्ययन करेंगे कि स्रोत के आधार पर हम इसका वर्गीकरण किस तरीके से करते हैं। स्रोत यानी कि सोर्स क्या होंगे कि हमें ये कहाँ से मिलते हैं, उसके बेसिस पर। तो उसके बेसिस पर, सोर्स के बेसिस पर हम इनको दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक तो नेचुरल पॉलीमर और एक होते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। तो नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक बहुलक क्या होंगे कि ये वो पॉलीमर हैं जो हमें नेचर में मिलते हैं, या जो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हम उसको प्राप्त करते हैं। तो वे बहुलक जो प्रकृति में अथवा प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होते हैं, उन बहुलक को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक बहुलक। जैसे सेलुलोज है, किससे मिलता है, पेड़ों से मिलता है। स्टार्च है, हमें किससे मिलता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है। इन सब में कौन सा बहुलक होता है, स्टार्च। प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब क्या है, प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक में जैसे एक प्राकृतिक रबड़ है, नेचुरल रबर, जिसकी मोनोमर यूनिट कौन सी है, क्या है, आइसोप्रीन। तो ये सब बहुलक किसके उदाहरण है, नेचुरल पॉलीमर के, नेचुरल बहुलक हैं ये सब। दूसरा है सिंथेटिक पॉलीमर। सोर्स के आधार पर दूसरा वर्गीकरण क्या करते हैं हम इसका, सिंथेटिक पॉलीमर, या हम इसको क्या कह सकते हैं, मैन मेड पॉलीमर, मनुष्य द्वारा निर्मित पॉलीमर। तो ये वो बहुलक हैं जो कृत्रिम विधियों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। तो इन बहुलक को हम क्या कहते हैं, संश्लेषित बहुलक या सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे इसके उदाहरण है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ हम करते हैं, पॉलीथीन, जो किसका बहुलक है, एथीन का, पॉलीएथीन। कृत्रिम रबड़ है, पॉलीएमाइड है, वाइनिल क्लोराइड है, नाइलॉन है। दुनिया भर बहुत सारे पॉलीमर्स हैं जो हम प्रयोगशालाओं में या फैक्ट्रियों में जिसका संश्लेषण करते हैं। तो स्रोत के आधार पर दो तरीके के हो गए, प्राकृतिक और सिंथेटिक। अब हम सेकंड इसका वर्गीकरण किसके आधार पर करेंगे, संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो संरचना के आधार पर बहुलक है, इनको हम तीन कैटेगरीज में विभाजित करते हैं। लीनियर यानी कि रेखीय, ब्रांच्ड यानी कि शाखित बहुलक, और तीसरा है त्रिविमीय क्रॉस लिंक बहुलक, यानी कि 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो इसमें पहला है लीनियर पॉलीमर। तो लीनियर पॉलीमर्स कौन से होंगे, इसमें एकलक इकाइयाँ जो मोनोमर यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ करके क्या बनाती है, एक सीधी श्रृंखला बनाती है, और ये श्रृंखलाएं आपस में पास पास व्यवस्थित रहती है, जिसके कारण इन रेखीय बहुलकों का जो घनत्व होता है
डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। जैसे नाइलॉन है, हाई डेंसिटी पॉलीएथीन है, ये इसके उदाहरण है। तो रेखीय बहुलक में क्या होगा कि एकलक इकाइयों की एक सीधी श्रृंखला होती है। दूसरा है शाखित बहुलक। शाखित बहुलक क्या होंगे, इनमें एक मुख्य श्रृंखला होती है और उससे कुछ अनियमित श्रृंखलाएं निकली रहती हैं, जिससे कि इनका गलनांक है, घनत्व है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ये क्या होते हैं, कम होते हैं। इसका उदाहरण है जैसे लो डेंसिटी पॉलीएथीन है, ग्लाइकोजन है, एमाइलोपेक्टिन है। ये कैसे बहुलक है, ब्रांच्ड पॉलीमर। इसमें एक मुख्य श्रृंखला होती है और उससे कुछ अनियमित श्रृंखलाएं साइड में निकली रहती है। तो ऐसे बहुलक को हम क्या कहेंगे, शाखित बहुलक या ब्रांच्ड पॉलीमर। थर्ड है इसमें 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, त्रिविमीय क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें एकलक इकाइयों की जो दीर्घ लंबी श्रृंखलाएं होती है वो आपस में 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक द्वारा आपस में बंधी रहती हैं और क्या बना लेती है, एक त्रिविमीय जाल बना लेती है। त्रिविमीय जाल के रूप में क्या होती हैं, जुड़ी रहती हैं। इसलिए इन बहुलकों का आकार बड़ा होता है और ये क्रॉस लिंक्ड होती हैं, इसलिए इकाइयाँ आपस में एक मजबूती से बंधी रहती है। तो इनके मध्य जो बंध होता है वो कैसा होता है, मजबूत बंध पाया जाता है, जिसके कारण ये बहुलक कैसे होते हैं, कठोर होते हैं, दृढ़ होते हैं, भंगुर होते हैं, ये पिघलते नहीं है। जैसे अब इसके उदाहरण कौन से हैं, सबसे इसका इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एक सामान्य कॉमन उदाहरण है बेकेलाइट। जो स्विच बोर्ड में हम यूज़ करते हैं, जिस पॉलीमर को, जिस प्लास्टिक को, वो पॉलीमर है और क्या नाम है उसका, बेकेलाइट। इसके अलावा यूरिया फार्मेल्डिहाइड रेजिन है, मेलेमाइन फार्मेल्डिहाइड रेजिन है। ये सब कैसे 3 डायमेंशनल क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर है। तो ये किसके आधार पर हुआ इसका वर्गीकरण, संरचना के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तीसरा हम करेंगे संश्लेषण के आधार पर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ सिंथेसिस। संश्लेषण के आधार पर भी ये 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से हैं, एडिशनल पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर जिसको हम क्या कहेंगे, योगात्मक बहुलक, और एक होते हैं संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर क्या होंगे, योगात्मक बहुलक क्या होते हैं, जब एक या एक से अधिक प्रकार के यौगिक आपस में संयुक्त होकर के एक वृहत अणु का निर्माण करते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक बहुलीकरण। इसमें योगात्मक बहुलीकरण में क्या होता है कि एकलक इकाइयाँ आपस में कंटिन्यूस क्या होती है, जुड़ती जाती हैं और किसी भी छोटे अणु या परमाणु का निष्कासन इसमें नहीं होता। अब किसी भी अणु या परमाणु का इसमें निष्कासन नहीं होता, तो जो इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला है इसका पॉलीमर का, जो योगात्मक बहुलक बनेगा, उस बहुलक का मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो मोनोमर यूनिट का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, मूलानुपाती सूत्र है, उसके समान ही होगा, क्योंकि इसमें ना तो कोई अणु निकलता है और ना ही कोई एक्स्ट्रा अणु इसके अंदर जुड़ता है। इसमें एकलक इकाइयाँ कंटिन्यूस आपस में जुड़ती जाती हैं और किसका निर्माण करती हैं, एक वृहत अणु का, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर। तो उस वृहत अणु, उस पॉलीमर का मूलानुपाती सूत्र, एम्पेरिकल फॉर्मूला, एकलक इकाई यानी कि मोनोमर यूनिट के एम्पेरिकल फॉर्मूले के समान होगा।
जैसे पॉलीथीन है, पॉलीएथीन है, इसमें 1 लाख इकाई यानी कि मोनोमर यूनिट क्या है, एथीन। तो इसमें एथीन इकाइयां लगातार जुड़ती जाती हैं और ये जुड़ करके क्या बनाती है, पॉली एथीन। इसमें ना तो किसी अणु या परमाणु का निष्कासन होता है और एथीन के अलावा इसमें कोई अन्य अणु और जुड़ता भी नहीं है। ऐसे ही पॉलीप्रोपिलीन है, ये प्रोपिलीन का पॉलीमर है। पॉलीस्टाइरीन है, इसमें स्टाइरीन इकाइयां आपस में जुड़ करके क्या बनाती हैं, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीवाइनिल क्लोराइड है, इसमें वाइनिल क्लोराइड इकाइयां आपस में मिलकर के क्या बनाती है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। दूसरा इसमें किस तरीके से हम उसको संश्लेषित करते हैं, किस तरीके से हम उसको सिंथेसाइज करते हैं, तो दूसरा एक तो ये तो योगात्मक तरीका हो गया कि इसमें 1 लाख इकाइयां लगातार जुड़ती रहें। तो इस संश्लेषण के तरीकों, इस पॉलीमराइजेशन के तरीके को तो हम क्या कहते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन। और इससे जो बहुलक बनेगा, इससे जो पॉलीमर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एडिशन पॉलीमर। दूसरा कौन सा तरीका है, कंडेंसेशन, संघनन। और संघनन से जो बहुलक बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, संघनन बहुलक। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में संघनन बहुलक क्या होते हैं, इसमें 1 लाख की 2 या 2 से अधिक अणु आपस में संघनित होकर के संघनन बहुलक बनाते हैं। और इस प्रक्रिया में कुछ छोटे अणु जैसे H2 है, ROH है, NH3 है, CO2 है, HCl है आदि हैं, ये उत्पाद के रूप में निकलते हैं। ये प्राप्त होते हैं किसके साथ साथ, बहुलक के साथ साथ। तो इनका जो अणुभार होता है वो जो 1 लाख इकाई थी मोनोमर यूनिट से, उनके अणुभार का सरल गुणक नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें कुछ छोटे अणु का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो इनका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वो 1 लाख इकाई के मूलानुपाती सूत्र के समान नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसमें कुछ छोटे अणु का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इनका मूलानुपाती सूत्र और 1 लाख इकाई का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इस प्रकार के बहुलक को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर या संघनन बहुलक। जैसे नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 66 में 2 मोनोमर यूनिट होती हैं, 2 1 लाख इकाइयां होती है। कौन कौन सी, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड। जब हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और एडिपिक एसिड आपस में मिलते हैं तो एक जल का अणु इसमें से निकल जाता है। फिर आगे ये जुड़ती जाएंगी, धीरे धीरे जुड़ती जाएंगी और जल के अणु उसमें से निकलते जाएंगे और उस क्या बनाएंगे, एक पॉलीमर का निर्माण करेंगे। तो इस पॉलीमर को हम क्या कहेंगे, संघनन बहुलक या कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक, तो ये किसके आधार पर वर्गीकरण हो गया इसका, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेथड ऑफ सिंथेसिस, संश्लेषण के आधार। आज इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम आगे करेंगे दूसरे लेक्चर में।